हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लास 12 का ही टॉपिक है जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये टॉपिक मेनली पिछले टॉपिक से ही रिलेट करता है, जिसने मतलब जिसे कूलम फोर्स समझ में आ गई थी अच्छे से, वो ये टॉपिक इजीली समझ पाएगा। कूलम फोर्स पहले देख लेते हैं। कूलम फोर्स क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो चार्जेस थे हमारे, इनके बीच में अगर डिस्टेंस आर था तो हमारे पास ये फोर्स आ रही थी। इन दोनों चार्जेस के बीच में ये फोर्स आ रही थी। ये चार्ज इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा था, ये चार्ज इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा था। ठीक है, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको बताऊं सही से तो आर कैप लगा देता मैंने यहाँ पे, पिछले केस में देखा था हमने। ठीक है, अब कूलम फोर्स हमें अच्छे से समझ में आ गई थी क्या है। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चीज़ की फील्ड है, किसी भी मतलब कोई भी फील्ड है, उसका मतलब है उसका एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। फील्ड मतलब एक जगह तक एक एरिया है, एक एनवायरनमेंट है उसके आसपास। जैसे किसी चार्ज की फील्ड की बात, जैसे मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट है, अगर ये दूसरी किसी भी मैग्नेट को या लोहे वाली चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट वहाँ तक कर पाएगा जहाँ तक उसकी फील्ड रहेगी। मान लो यहाँ तक कर रहा है तो यहाँ तक इस पर इफेक्ट डालेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। लेकिन जैसे ही ये इससे दूर जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा और एक पॉइंट पे वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी उस मैग्नेट की फील्ड थी। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्जेस की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्जेस की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्जेस की। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन अच्छे से याद रखना है क्या है फोर्स वाला। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया कि एनवायरनमेंट है, वो किसी चार्ज जो चार्ज क्रिएट कर रहा है अपने आसपास कोई एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है वो देखना है हमें। ठीक है, अब सपोज एक चार्ज मेरे पास यहाँ पे है, इस चार्ज को मैं क्यू बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक चार्ज मेरे पास यहाँ पे है, इस चार्ज को मैं क्यू नॉट बोल रहा हूँ। इन दोनों चार्जेस की जो पोलैरिटी है वो दोनों सेम है। ठीक है, यानी अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, ये पक्का है, क्योंकि एक तरह से रिपल्सिव फोर्स होगी उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो, ये चार्ज सपोज इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, इस चार्ज को बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। इस चार्ज को क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। और इस क्यू नोट चार्ज को बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। इस क्यू नोट चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट चार्ज है यूनिट चार्ज है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट अमाउंट है, एक यूनिट चार्ज है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो क्या लिखा जाएगा? वो 1/4πε0 ये होगा, और Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा। अभी मैं वेक्टर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ फोर्स का क्या होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ये लिखूँ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये जो क्वांटिटी बनी है हमारे पास, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज या फिर फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो कितनी आई है? ये 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस ही क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यही है। ठीक है, अभी मैं ये सब मैग्नीट्यूड के इसमें लिखा है। अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाऊं तो इसका जो वेक्टर बनता कुछ ऐसे बनता, यानी एफ वेक्टर ये होता और आर कैप लगाता मैं यहाँ। यानी एफ की जो डायरेक्शन है, ये एफ से ही तो डिराइव किया है हमने एक्सप्रेशन। तो ई की ये हम इसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं इसको। तो मैं इसको कैपिटल ई से दिखाता हूँ, कैपिटल ई। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहीं से हमने इसको डिराइव किया है। पर यूनिट चार्ज किया है। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास ऊपर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमने फोर्स से ही डिराइव की है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। जो भी ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इस चार्ज की, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज या फिर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं इसको। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इस चार्ज का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, आप ये जो चार्ज होगा सोर्स चार्ज, ये अपने आसपास ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज अगर एक टेस्ट चार्ज में यहाँ रख दूँ तो वहाँ पे भी उसका इफेक्ट डलेगा, यहाँ रख दूँ यहाँ पर भी इफेक्ट करेगा, ये चार्जेस को यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह इफेक्ट करेगा वो, क्योंकि ये एक तरह से फील्ड क्रिएट कर ली है इसने आसपास अपने आसपास इसने फील्ड क्रिएट कर लिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखो, एक चीज़ देखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास एक्सप्रेशन आया है वो आर पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन आर की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे ये चार्ज है मेरे पास, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब इससे मैं आर डिस्टेंस यहाँ पे क्यू नोट रखूँ, तो यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है, इस पी चार्ज पर, पी पॉइंट पे मान लो ई पी निकाल रहा हूँ मैं, तो वो क्या आएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और इतने ही डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे निकालूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इतनी ही आएगी, यहाँ पे भी इतनी होगी Q। अगर मैं ई क्यू निकालूँ तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि Q और डिस्टेंस तो वही है, यहाँ पर भी इतनी होगी अगर डिस्टेंस आर होगा, यहाँ पर भी इतनी होगी अगर डिस्टेंस आर होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ से। ठीक है, यानी अगर ये चार्ज बीच में रखा है तो यहाँ से आर डिस्टेंस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरा आर एक तरह से स्फीयर बन जाए, तो वहाँ उस पूरे स्फीयर पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, वो स्फेरिकली
सिमेट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स का पढ़ा था, कूलम फोर्स का, इसी तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है, ठीक है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की फोर्स वाले केस में हमने क्या कहा था कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो किसी एक चार्ज पे अगर मुझे सभी चार्जेस की वजह से फोर्स निकालनी है तो सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स आ रही है उनका वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करता हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बताऊँ क्या है, सपोज एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, इसको मैं Q2 बोल देता हूँ, और मुझे इस पॉइंट पे इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है टोटल इन दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चार्ज को भी एक वेक्टर असाइन कर देता हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, और इसको मैं बोल देता हूँ ये R है, ये R वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये R1 है और ये P है, तो इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ वाले वेक्टर को R1 P वेक्टर, और यहाँ से यहाँ वाले वेक्टर को बोल देता हूँ मैं R2 P वेक्टर, ठीक है। अब जिस तरह हमने लास्ट वाले केस में किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, वही केस कर रहे हैं दोबारा से, बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ कोई डिफरेंस नहीं है बाकी। देखो अब R1P वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में R1P कैप ले लेते हैं हम, जो यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में R2P कैप ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देते हैं E2, क्योंकि चार्ज 2 की वजह से E2 वेक्टर। ये Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ ये होगी, ये, इसको E1 बोल देता हूँ मैं, E1 वेक्टर, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स मेरे पास आ गए, एक E1 और एक E2। अब मुझे इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है टोटल, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम कर दूंगा, ठीक है। और इन दोनों के वेक्टर सम का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बीच में आएगा यहाँ पे, तो मैं इसी वेक्टर को E बोल रहा हूँ, E वेक्टर, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही है जैसे पिछली बार था। अगर मैं E1 वेक्टर लिखना चाहूँ यहाँ से, जो मैं चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे, वो क्या है E1, वो क्या आएगी 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R1P कैप, ऐसे लिखूंगा इसको। ऐसे ही E2 को मैं लिख सकता हूँ इजीली, वो क्या है 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R2P कैप, ठीक है। अभी दोनों वेक्टर्स आ गए मेरे पास। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो मुझे इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, यानी E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, यानी सिंपल सी बात है, मैं ये दोनों चीज़ें नीचे लिख दूँगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R1P कैप प्लस 1/4πε0 Q2 R2P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R2P कैप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है मेरे पास दो चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट P के ऊपर यहाँ पे। अब दो चार्जेस हैं, जैसे लास्ट केस में गया था, अब हम N चार्जेस का बोल देते हैं कि भाई अगर यहाँ पे N चार्जेस हों, जैसे Q2 तक है ना, यहाँ पे सपोज Qn तक है, ये Qn चार्ज है लास्ट, Qn चार्जेस इसमें, तो अगर मुझे उस केस में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो मैं उसको सिंपल ऐसे ही लिख सकता हूँ En, वो क्या आ जाएगा, पहले तो दो चार्जेस ये सेम ही रहेंगे, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R1P कैप प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R2P कैप एंड सो ऑन अप टू nth है ना, nth चार्ज वो क्या आ जाएगा 1/4πε0 और ये Qn RNP के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और RNP कैप। तो ये मेरे पास ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसकी वजह से, N चार्जेस की वजह से, ठीक है। ये मेरे पास N चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फोर्स वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।